साथियों, मैं हूं रवि और आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी 93 में स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती को पास करने के लिए एससीईआरटी की बुक्स को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए हम क्लास 1 to 5 की सभी एससीईआरटी बुक्स को पढ़कर ख़त्म करेंगे और इसमें आपका समय भी बहुत कम लगेगा, क्योंकि जो बुक्स के कंटेंट है वो केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। मतलब एग्ज़ाम से संबंधित सभी पॉइंट्स हैं, वो भी वन लाइनर हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। एक क्लास 5 की ईवीएस की बुक्स है, जो एससीईआरटी की बुक्स है। तो देखिए, इसमें चैप्टर पहला में शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया है इसमें, पटना से नाथुला की यात्रा। इसमें कुछ बच्चे होते हैं जो पटना से नाथुला की यात्रा करते हैं। तो इसमें जो देखिए आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो ये हैं, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, इसको आपको याद रखना है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। साथियों, जो इसमें कंटेंट है पूरी किताब का निचोड़ है, चैप्टर वाइज, तो इस पे ध्यान देना है आपको। टाइगर हिल दार्जिलिंग में है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम दार्जिलिंग में है, लाचाड़ बॉटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है, जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है। स्थापना इसका 1954 में हुआ था। तो साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तेजनिंग को तो आप लोग जानते होंगे। तेजनिंग जो है 1953 में सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊपर चढ़े थे। तेजनिंग के विषय में यहाँ बताया गया है कि तेजनिंग 20 वर्ष की आयु से ही कूली का कार्य करते थे। तेजनिंग का जन्म तिब्बत में हुआ था तथा बचपन नेपाल में बीता था। अंत में वह भारत का मूल निवासी बन गया था। तेजनिंग सन 1953 में सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर, जो कि 8,848 मीटर ऊंची है, पर चढ़े और भारत का झंडा फहराया। साथियों, ये जो तेजनिंग हैं, तेजनिंग नॉर्मे, ये जो है सिरदार की उपाधि भी प्राप्त किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगटोक, देखिए गंगटोक क्या है। गंगटोक समुद्र तल से लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि सिक्किम की राजधानी है। मतलब सिक्किम जो राज्य है उसकी राजधानी है गंगटोक। ठीक है दोस्तों। सिक्किम की प्रमुख नदी कौन सी है? तीस्ता है। सिक्किम की प्रमुख नदी तीस्ता है। सिक्किम की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? लेप्चा, भाटिया, नेपाली। देखिए साथियों, 3 जनजातियाँ हैं सिक्किम राज्य की, जो आपको ध्यान देना है, याद रखना है। लेप्चा, भाटिया, नेपाली। आगे बढ़ते हैं। रूमटेक मॉनेस्ट्री करमापा। रूमटेक मॉनेस्ट्री करमापा क्या है?
ये बौद्ध धर्म गुरु का निवास है। यह सिक्किम राज्य में बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखना है। चलिए अब ये चैप्टर खत्म हो गया पहला वाला, दूसरा चैप्टर आपको देखना है। देखिए इसमें दूसरा चैप्टर में क्या दिया है। दूसरा चैप्टर में खेल से संबंधित दिया है। इसमें साथियों खो खो के संबंध में दिया है। खो खो खेल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, जिसमें मुख्य रूप से 9 खिलाड़ी होते हैं और विकल्प के तौर पर 3 खिलाड़ी होते हैं। इसके साथ ही घर में खेले जाने वाले एवं बाहर में खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाना है। तो ये तो दिया है, उसको छोड़िए। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। जापान का युद्ध कला सुमो है। आप लोग जानते होंगे जापान में जो है कराटे की तरह ही एक सुमो होता है, वो जापान का युद्ध कला कहा जाता है, जो कि सुमो है, जापान का युद्ध कला। अब सिख धर्म का युद्ध कला गतका है। सिख धर्म का युद्ध कला गतका है। सिख धर्म का युद्ध कला गतका है, आपको पता है। गतका एक मार्शल आर्ट है जो कि सिख धर्म का है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था। याद रखने वाली बातें हैं साथियों। गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है। समझ रहे हैं? गतका जो है सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है। सिख समुदाय के लोग गतका, बैसाखी जानते हैं साथियों, जो कि सिख समुदाय के लोगों का जो है त्योहार है। सबसे प्रमुख त्योहार बैसाखी है। तो ये जो सिख समुदाय के लोग हैं, जब बैसाखी का त्योहार आता है और गुरु गोविंद सिंह की जयंती होती है, उसी अवसर पर ये गतका खेलते हैं। गतका खेल को हिंदू एवं मुस्लिम दोनों खेलते हैं। साथियों गतका जो खेल है हिंदू और मुस्लिम भी खेलते हैं, सिखों के अलावा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर 3 आ गया आपका चैप्टर 3 आ गया है। चैप्टर 3 में कौन सा है पाठ का नाम? बीजों का बिखरना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का मंदिर जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड में स्थित लछवाड़ गांव में स्थित है। जैनियों का एक समूह इसे महावीर की जन्मस्थली भी मानता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेड़ पौधे कहीं भी क्यों उग जाते हैं? ये बच्चों के लिए दिया गया है। अब आगे देखिए, इसमें तरह तरह के बिखरते बीज, मतलब तरह तरह से बिखरते बीज। इसमें देखना है कि बीज जो है, किसी भी पेड़ पौधे के बीज जो है कैसे किस किस प्रकार से जो है दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे लग जाते हैं। देखिए, चटक कर, फट कर बिखरने वाले बीज कौन कौन से हैं? जो चटक कर और फट कर हरसिंगार और गुलमेहंदी के बीज हैं। जो कि चटक कर फट कर बिखरने वाले बीज हैं। हवा में उड़ने वाले बीज कौन से हैं? कपास के बीज देखे होंगे साथियों, जो रुई की तरह होता है, छोटा सा एकदम, उसका दानेदार टाइप होता है, रेशे टाइप, और हवा में बहुत ही आसानी से उड़ता रहता है। हल्का सा भी हवा का प्रेशर पड़ने पर वो बहुत तेजी के साथ उड़ता है। तो वही कपास का बीज होता है।
देखिए, अब जानवरों की सवारी कर बिखरने वाले बीज कौन से हैं? गोखरू। गोखरू साथियों एक रेशेदार टाइप होता है, जिसमें मतलब वो पशुओं के बालों में बहुत आसानी से फंस जाता है, चिपक जाता है। उनके साथ वो अन्य कहीं पर जाता है, इधर उधर विचरण करके जो है वहीं पर जम जाता है और उग जाता है। अब पक्षियों द्वारा भी बिखराया गया बीज, पक्षियों द्वारा भी बिखराया गया बीज पीपल, बरगद, अमरूद। साथियों जो पक्षी हैं, पीपल का जो फल होता है, बरगद का फल होता है, अमरूद का फल होता है, इनको खाकर ये जहाँ जाते हैं उस जो है वहाँ पे इसके बीज को फैला देते हैं। इस प्रकार जो है हमारा पाठ 3 कंप्लीट हुआ। आते हैं साथियों पाठ 4 में। अब चैप्टर 4 मेरा बगीचा। इसमें साथियों देखिए क्या क्या हमको पढ़ना है। मेरा बगीचा में हर्बेरियम, हर्बेरियम शब्द एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है। क्या? हर्बेरियम एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है, जिसमें पेड़ व घास की पत्ती या पेड़ पौधे के मुख्य अंश को अच्छी तरह संग्रहित किया जाता है। इसी प्रक्रिया को ही हर्बेरियम कहते हैं हम। ठीक साथियों, और इसमें ज़्यादा कोई एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 5 में। देखिए चैप्टर 5 आ गया, ऐतिहासिक स्मारक। देखिए ऐतिहासिक स्मारक के विषय में दिया गया है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। ठीक साथियों, आपको ध्यान देने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। अब गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। इसमें लगभग 10,000 छात्र एवं लगभग 2,000 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में विश्व के विभिन्न देशों के छात्र अध्ययन के लिए आते थे, जैसे कोरिया हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, तिब्बत हो गया, इंडोनेशिया तथा तुर्की के छात्र यहाँ पढ़ने आए थे। देखिए साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष काल 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका उत्कर्ष काल 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था। नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष काल 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था। अब 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्वविद्यालय का अंत हो गया। किसने अंत किया? बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया। इस विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग भी पढ़ने आया था। ह्वेनसांग तो जानते हैं आप लोग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यहाँ इस विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय को धर्मगंज कहते थे, जो 9वीं मंजिल पर था। इसके 3 पुस्तकालय थे। पहला रत्न दधि, दूसरा रत्न रंजन, तीसरा रत्न सागर। अब इसमें प्रवेश कैसे मिलता था साथियों, ये देखिए दिया गया है। एंट्रेंस के लिए इसके प्रवेश द्वार पर 4 पंडित रहते थे, जो कि पहले परीक्षा लेते थे और परीक्षा में पास होने पर ही प्रवेश मिलता था। विश्वविद्यालय को पुनः पुनर्जीवित करने का प्रयास प्रारंभ किया गया है। यह प्रारंभ एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। अभी डॉक्टर मोहसिन एवं अजय के देखरेख में किया जा रहा है।
तो ये पॉइंट्स हैं साथियों, आपको ध्यान देना है, याद रखना है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट हैं ये बुकों के जो चैप्टर हैं उनसे ही लिया गया है और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपको ध्यान देना है। देखिए साथियों, बिहार के स्मारक, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। मगध राज्य की राजधानी गिरिब्रज भी थी, जिसे राजगीर कहा जाता है, तथा पाटलिपुत्र, जो कि अब पटना है, में भी था। गिरिब्रज, राजगीर तथा पाटलिपुत्र, पटना। पाटलिपुत्र को किसने बसाया था आप लोग जानते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में है। बोध यह संबंधित है महात्मा बुद्ध से। वैशाली महावीर की जन्मस्थली है। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह संबंधित है पटना साहिब से। सूफी संतों का केंद्र रहा है बिहार। अशोक का स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है बिहार में? नंदनगढ़ लोरिया तथा कोल्हुआ से मिला है सम्राट अशोक के स्तंभ। आगे बढ़ते हैं साथियों। मोतिहारी का केसरिया स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। गोलघर पटना में है। देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है। जल मंदिर पावापुरी में है। महाबोधि मंदिर गया में है। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर का उपयोग किया गया, किंतु सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द दाल, छोवा तथा गोंद का प्रयोग किया गया। देख रहे हैं साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय का जो बिल्डिंग का निर्माण हुआ था उसमें ईंट और पत्थर का प्रयोग हुआ था। उसके साथ ही सीमेंट नहीं यूज हुआ था। सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द दाल, छोवा, गोंद का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ, चैप्टर 6 में आते हैं। चैप्टर 6 सिंचाई के साधन। चैप्टर 6 में बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स नहीं है साथियों। इसमें देखिए एक आध पॉइंट है, उसको देख लिया जाता है। कौन सी फसल को अधिक पानी चाहिए और यह किस मौसम में बोई जाती है? तो खरीफ की फसल को अधिक पानी चाहिए। बुआई का समय है जून जुलाई। कटाई का समय है सितंबर अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं साथियों चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर 7, जितना खाओ उतना पकाओ। इसमें भी बहुत ज़्यादा एग्जाम से पॉइंट नहीं है। देखिए एक आध पॉइंट है, इसको देखते हैं। शेखपुरा में बारात आई थी। खाना खाकर 20 लोग बीमार हो गए थे। कम अवधि तक संरक्षित रखने वाला खाद्य पदार्थ एवं तरीका। अधिक अवधि तक संरक्षित रखने वाला खाद्य पदार्थ एवं तरीका। साथियों इसको हम लोग साइंस में जो है कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चैप्टर 8। चैप्टर 8 रास की जंग मलेरिया के संग। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है।
मलेरिया के विषय में सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने बताया। रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर थे। मलेरिया का उपचार कुनैन की पत्तियां या छाल से किया जाता है। मलेरिया जो है मादा एनाफिल मच्छर के काटने से फैलता है। समझ रहे हैं साथियों, जो मलेरिया की बीमारी है मादा एनाफिल मच्छर के काटने से फैलती है। आइए चैप्टर 9 में चलते हैं। चैप्टर 9 में भी बहुत से कोई पॉइंट नहीं है एग्जाम ओरिएंटेड, जो है ये बिहार के मानचित्र से संबंधित है, तो कोई प्रश्न नहीं बन रहा है इसमें वैसा। इसको हम विविध वाले पोर्शन में कवर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर 10 शुरू होता है। चैप्टर 10 में क्या है? हमारी फसलें हमारा खान पान। देखिए, सर्दी में कौन सी फसल लगाए जाते हैं? तो सर्दी में रबी की फसल लगाई जाती है। रबी की फसल में कौन है? गेहूं है, सरसों है, जौ है, धनिया है, गाजर है, आलू, प्याज, टमाटर, मटर। इतने फसल रबी के हैं जो कि सर्दी में लगाए जाते हैं साथियों, तो इनको ध्यान में रखना, आपको याद रखना है। गर्मी में बोई जाती हैं जायद की फसलें बोई जाती है। गर्मी में जो फसलें बोई जाती हैं उनको जायद कहते हैं। जायद की फसल में कौन कौन है? तरबूज, खीरा, उड़द, सूरजमुखी, ककड़ी। साथियों, ये जो जायद की फसल बहुत ही कम समय में जल्दी से ही ये तैयार हो जाती है और गर्मी में बोई जाती है। बरसात में बोई जाने वाली फसल है खरीफ की। साथियों, जो फसल बरसात में बोई जाती है उसको हम लोग खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल में कौन कौन है? धान है, मक्का है, गन्ना है, कपास है, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन। देखिए आगे बढ़ते हैं। बरसात में लगाई जाने वाली फसल को कहते हैं खरीफ की फसल कहते हैं। जाड़े मतलब सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को कहते हैं रबी कहते हैं। गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को कहते हैं जायद कहते हैं। आइए नीचे। साथियों, इसमें एक और पॉइंट दिया है बिहार के मानचित्र पर आधारित सवाल। तो इसमें हम लोग साइंस की बुक्स में बहुत से कंटेंट दिए हैं, उसमें कवर करेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, ये भोज्य पदार्थ है, ये स्थान है। इसमें देखिए, खाखड़ा और दाल कहाँ का भोज्य पदार्थ है? गुजरात का। इडली डोसा कहाँ का जो है खाद्य पदार्थ है? ये दक्षिण भारत का है। पाव भाजी कहाँ खाई जाती है? मुंबई में खाई जाती है। लिट्टी चोखा कहाँ खाया जाता है? बिहार में खाया जाता है। मछली चावल कहाँ खाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल के लोग खाते हैं। तो साथियों, इसको ध्यान दीजिए। एक बार फिर से, खाखड़ा और दाल गुजरात के लोग, इडली डोसा दक्षिण भारत के लोग, पाव भाजी मुंबई के लोग, लिट्टी चोखा बिहार के लोग, मछली चावल पश्चिम बंगाल के लोग खाते हैं। और आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए, दाल बाटी कहाँ के लोग खाते हैं? राजस्थान के लोग खाते हैं। दाल बाटी राजस्थान के लोग खाते हैं। इस प्रकार ये जो है हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर 11, जंतु जगत सुरक्षा संरक्षण। यह है पाठ का नाम।
इस चैप्टर में सिद्धार्थ और देवधर की कहानी के माध्यम से जीव जंतु की सुरक्षा व संरक्षण का संदेश दिया गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि अभयारण्य है। वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है? बिहार के चंपारण में है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में बिहार के उद्यान से संबंधित बहुत से पॉइंट्स साइंस में दिए गए हैं, तो साइंस में कवर करेंगे, ठीक है। और विविध में भी उसको कवर किया जाएगा। देखिए साथियों, बिश्नोई है। बिश्नोई क्या है? बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है। समझ रहे दोस्तों? ऐसे चैप्टर 11 समाप्त हुआ है। अब चलते हैं चैप्टर 12 की तरफ। देखिए चैप्टर 12 में क्या दिया है। मान गए लोहा। साथियों, ये जो अध्याय है 12वां, ये विकलांगता से संबंधित है, जो कि दिव्यांग बच्चों के जो है जानकारी है तो दिखाया गया है। देखिए, इसमें एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, उनको कवर किया गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट नहीं है, फिर भी देखिए, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। साथियों, ब्रेल लिपि का नाम सुना होगा आपने। देखिए, ब्रेल लिपि के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेटर पर 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेटर पर 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। नेत्रहीन बच्चे इन उभरे हुए बिंदुओं को उंगलियों के स्पर्श से समझते हैं और सीखते हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार जो है हमारा चैप्टर 12 भी समाप्त होता है। अब चलते हैं चैप्टर 13 में, पानी और हम। इसमें कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट नहीं है। पानी कहाँ से लाते हैं? कुआं, नल, हैंडपंप, नहर। एक एग्जाम पॉइंट है जो ये है, बिहार में भयंकर बाढ़ कब आया था? तो साथियों, 18 अगस्त 2008 को आया था सबसे भयंकर बाढ़, जो कि बहुत ही नुकसान हुआ था बिहार में। ठीक है, चलते हैं चैप्टर 14वां में, सूरज एक कामने। देखिए साथियों, सौर कुकर सूर्य के ताप से खाना बनाता है। सूर्य की शक्ति को हम कई प्रयोग में लाते हैं, इसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। साथियों, सूर्य की जिस शक्ति को हम लोग ऊर्जा में यूज करते हैं उसको हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग से पुती होती हैं। ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच का, उसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणों को अंदर रखी खाने की चीज़ों पर डालता है। इसे एल्यूमीनियम के डिब्बे में रखा खाना पक जाता है। साथियों, जब सौर कुकर की दीवारें देखिए, दीवारें और पेंदी काले रंग से पुती होती है और ऊपरी का जो ढक्कन है पारदर्शी कांच का लगा रहता है, उसमें जो दर्पण रहता है प्रकाश की किरणों को अंदर की तरफ जो रखी है खाने की चीज़ें उन पर प्रकाश डालता है, सनलाइट डालता है। इससे एल्यूमीनियम के डिब्बे में रखा खाना पक जाता है। आगे देखते हैं, सौर ऊर्जा से छोटी छोटी बैटरी चार्ज की जाती है और गाड़ियां व वाहन चलाए जाते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग कृत्रिम उपग्रह में भी ऊर्जा प्राप्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, जो समय समय पर विभिन्न देशों द्वारा जो है
कृत्रिम उपग्रह लगाया जाता है। उस उपग्रह में जो है ईंधन उतना रखा नहीं जा सकता है कि ऊर्जा जो है बहुत ही अधिक समय तक मिलती रहे। इसलिए जो है सोलर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार जो है सौर ऊर्जा का प्रयोग भिन्न भिन्न कामों में किया जा रहा है और भी भविष्य में इसकी संभावनाएं हैं। अब देखिए रेलगाड़ी चलाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस चैप्टर में इतना ही, और कोई एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 15 में, हमारा जंगल। चैप्टर 15 में भी बहुत ज़्यादा जो है एग्ज़ाम से संबंधित कंटेंट नहीं है। देखिए आगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से बाघ का संरक्षण किया जाता है। देखिए साथियों, जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है उसमें मुख्य रूप से बाघों का संरक्षण किया जाता है। ये देखिए, धरहरा की परंपरा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील। इसका क्या अर्थ है साथियों? धरहरा देखिए, धरहरा भागलपुर जिले में है। भागलपुर के नवगछिया प्रखंड में बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मानते हुए एक उत्सव का रूप दिया जाता है। बेटियों के जन्म पर 10 पौधे लगाते हैं। देखिए साथियों, कितना वहाँ पे इतनी जागरूकता हो गई है कि जब बेटियों का जन्म होता है तो उनके जन्म को उत्सव के रूप में मनाते हैं और 10 पौधे लगाते हैं। आगे देखिए, चैप्टर जो है 16 है। चैप्टर 16 है, इसमें है चलो सर्वे करें। इसमें कोई एग्ज़ाम का कंटेंट नहीं है। अब चैप्टर 17 है, 17, रामू काका की दुकान। इसमें भी 9 एग्ज़ाम पॉइंट्स, 9 एग्ज़ाम कंटेंट है। चैप्टर 18 है, आवास। इसमें भी 9 एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं, 9 कंटेंट है। 19 की तरफ बढ़ते हैं भाइयों। 19, तरह तरह के व्यवसाय। किसान, बुनकर, लुहार, राजगीर, मिस्त्री, मोची, डाकिया, शिक्षक। इसमें भी व्यवसाय के विषय में दिया है कि भाई विभिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न व्यवसाय करते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं, और कोई विशेष एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा चैप्टर 20 से शुरू होता है। चैप्टर 20, रामपुर वाले चाचा की शादी। देखिए, बंगाल में शुभ कार्यों के समय उल्लू उल्लू ध्वनि निकाली जाती है तथा शंख ध्वनि करने की प्रथा है। साथियों, यहाँ बंगाल में जब कोई शुभ अवसर होता है, शादी विवाह होता है या कोई उत्सव होता है, तो वहाँ पे उल्लू उल्लू की ध्वनि निकालने की जो है प्रथा है। उल्लू उल्लू ध्वनि निकाली जाती है, उसके बाद जो है शंखनाद भी किया जाता है, शंख ध्वनि भी निकाली जाती है। चैप्टर 20 में यही एक एग्जाम संबंधित पॉइंट है, कंटेंट है, और कोई कंटेंट नहीं आते हैं 21 में। देखिए, चैप्टर 21, लकी जब बीमार पड़ा। लकी को मलेरिया हो गया था, जो एक संक्रामक रोग है। यह संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और ये रोग कैसे फैलता है? मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर वाले रोगों से कैसे बचना है साथियों? इसके लिए तरीका अपनाना है, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, धुआं करना है, पानी जब जम जाता है तो मिट्टी का तेल डालना है, जिससे कि पानी के जो है सतह, पानी के ऊपर जो
होते हैं, मच्छर के लार्वा होते हैं, मतलब अंडा होते हैं। जब मिट्टी का तेल डाला जाता है तो पानी के अंदर चले जाते हैं, जो कि मर जाते हैं। ऐसे मच्छरों की संख्या कम हो सकती है। तो यही 3 तरीके अपनाया जा सकता है। इस प्रकार साथियों, हम लोग का जो है ABS क्लास 5 SCERT बुक जो है कंप्लीट हो गई है। अगर साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।